सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक छोटी सी रिपोर्ट में हम कोशिश करते हैं कि भारत में क्या चल रहा है जो आपसे छुपाया जा रहा है और भारत में क्या माहौल बनाया जा रहा है जो आपके लिए सीधा सीधा खतरा है। वो हम रिपोर्ट आपको, वो खबरें हम आपको बताते हैं। अब रिपोर्ट का जो टाइटल आपने देखा कि झूठों का राजा, तो आपके दिमाग में आ ही चुका होगा कि झूठों का राजा कौन है, कौन है। चलिए दोस्तों, लेकिन आपको झूठों का राजा कौन है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अंत में नीचे कमेंट करना है, झूठों का राजा कौन। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि सेल्फी बूथ प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम, इस देश के दुलारे, बल्कि दुनिया के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेल्फी बूथ बनाई गई हर रेलवे स्टेशन पर। और सवाल इस पर उठने लगा कि जो सेल्फी बूथ है इस पर क्या कॉस्टिंग हुई होगी, कितना खर्चा आया होगा। तो आरटीआई डाला गया। आरटीआई 2005 के कानून के मुताबिक जो है, एक लॉ है जिसके मुताबिक जो है जानकारी सरकार को, जनता को देनी होगी। जिसके बाद अधिकारी ने अपना काम किया और आरटीआई के जवाब में बताया कि लगभग 6.5 लाख एक बूथ का खर्चा है। 6.5 लाख, झटका लगा। साफ जाहिर हो गया कि एक बड़ा घपला है, बड़ा झोल है और इसमें एक बड़ा फ्रॉड है। एक स्टेशन पर एक छोटा सा बूथ लगा है और उसका खर्चा 6.5 लाख है। तो बताइए कितने सारे बूथ होंगे और क्या ही देश का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा लूटा होगा। जब इस सवाल का जवाब मिला, विपक्ष की पार्टियों ने देश की सबसे सच्ची पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल किया और देश के सबसे बड़े और सबसे प्यारे और सबसे सच्चे और पूरी दुनिया का एक वाहिद सबसे सच्चा और सबसे, क्या कहूं, उससे सच्चा कोई है ही नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री से जब सवाल किया मोदी जी से, तो भाई साहब बुरा लग गया। और बुरा इतना लगा, ये बीबीसी की रिपोर्ट है। आरटीआई में पीएम मोदी के साथ सेल्फी पॉइंट का खर्च बताने के बाद रेलवे ने बदले नियम, जानकारी देने वाले अधिकारी बदला। यानी आपको बता दूं कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी, आरटीआई का जवाब दिया, उस बंदे को नौकरी से निकाल दिया या उसका तबादला कर दिया। लेकिन जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति था, वो अफसर था, उस पोस्ट पर कभी भी 2 साल से पहले रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता, तबादला नहीं किया जाता, न निकाला जाता है। 7 महीने उस अधिकारी ने वहां नौकरी करी और गलती ये करी कि उसने सच बोल दिया और आरटीआई का जवाब दे दिया। कानून जो है उसका पालन किया और आरटीआई का जवाब दे दिया, जिससे जो है देश की सबसे सच्ची और देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पूरी दुनिया की सबसे पवित्र पार्टी को ठेस पहुंच गया। और उसके बाद जो है उन्होंने ये कार्रवाई की। इस बीबीसी की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 100 की सीधी ये है कि जिसने सच बता दिया उसको नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा या उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। दोनों में से एक चीज़ हुई। कहने का मतलब ये है कि उसको सफ़र करना पड़ा। कहने वाला ये कहना चाह रहा है बिना बोले, भाई बहना, न सच बोलूँगा न बोलने दूंगा। अब आते हैं माहौल पर। भारत के मुसलमान कान की नसों को खोल ले, बेहोश ना हो। इस रिपोर्ट को हर मुसलमान तक पहुंचाइएगा और हमारे हर दलित, हर ईसाई भाई तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये उनके लिए है। अब देश में चल क्या रहा है? केंद्र मंत्री माननीय गिरिराज सिंह ने न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू दिया। कहा कि 22 जनवरी से पहले जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो देश में कुछ बड़ा कर सकती हैं। ये वो पार्टी का नेता बोल रहा है जिस पार्टी के बारे में खास बात कही जाती है कि पुलवामा में इनका अहम रोल रहा है। आप समझ रहे हैं? कमाल की बात यह है कि गिरिराज सिंह ने जिस तरह बयान दिया, गोदी मीडिया ने पूरी ताकत, जिसके लिए पैसा उनको दिया जाता है, जिसलिए मोदी जी ने उनको करके पाला हुआ है, ऐसे देते रहते हैं, वो आउ आउ करते रहते हैं,
उन्होंने उतनी शिद्दत और ऊंची आवाज में इस खबर को प्रेजेंट किया। बड़ी खबर आपको देते हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है इंडिया गठबंधन खुलकर भगवान राम का अपमान कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर सनातन को लगातार अपमानित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे डर है कि 22 जनवरी आते आते घमंडिया गठबंधन कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। वो ये भी बोलते हैं मुझे डर लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी दुर्घटना को विपक्ष के नेता अंजाम देना चाहते हैं, जिससे प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान पैदा हो। सुनिए क्या कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज। अब यहां पर रोकना चाहता हूं। अब ये संयोग है या प्रयोग है कि इन दो चेहरों को मैं कल भी दिखा चुका हूं। जरा इन दोनों के बारे में जान लीजिए। है कमाल की बात, इन दोनों ने जुबैर खान नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई और राम मंदिर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल भेजे। दोनों हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, बीजेपी के इनसे कनेक्शन है और हिंदूवादी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। और गिरिराज सिंह दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 22 जनवरी को कुछ हो सकता है। तो हो नहीं सकता। आप करवाएंगे या आपकी पार्टी ही करवाएगी या आपके हिंदू लोग ही करेंगे, यह बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो अलग बात है, उनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। हालांकि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो कहा गया कि जुबैर खान नाम के आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और दूसरा भी एक मुसलमान है। बिल्डोजर जा रहा था उनका घर तोड़ने के लिए, लेकिन एकदम से रास्ते में पता चल गया कि ओह ये तो हिंदू धर्म से हैं, तो बुलडोजर वहां से यू टर्न लेकर वापस आ गया। गजब बेइज्जती है। आइए सबूत के आधार पर काम करते हैं हम, तो सबूत भी दिखाएंगे। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को रोक रहा हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में जो गुलदस्ता दे रहा है ये ऐरा गहरा नहीं है। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए कि ये पूरा जो प्लान किया, इससे पहले जो दो लोगों को दिखाया जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को मारने और एसटीएफ के चीफ को उड़ाने और राम मंदिर पर बम से हमला करने की धमकी दी, उसका ये मास्टरमाइंड है। जी हाँ, आप देखिए, ये है भारतीय गौ सेवा परिषद और भारतीय किसान मंच का अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी। बताया जा रहा है कि इसी ने राम मंदिर को बम से उड़ाने और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धमकी भरा षड्यंत्र रचा था। अपने ही कर्मचारियों में से दो लोग, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को इसने अपने घिनौने काम के लिए चुना। दोनों ने मुस्लिम नाम जुबैर अंसारी और आलम खान के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई और फिर इसने खुद को धमकी भरा ईमेल भिजवाया और फिर ट्विटर पर इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट करके अपने लिए सुरक्षा की मांग करने लगा, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इसके दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कबूल कर लिया है। अब देवेंद्र तिवारी, जो ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का करीबी, अभी ये फरार है। देवेंद्र तिवारी फरार बताया जा रहा है। इतनी बड़ी साजिश के पीछे इसकी क्या मंशा रही होगी, ये सामने नहीं आ पाया है। इसकी गिरफ्तारी के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। लेकिन आपका और हमारा दिल जानता है कि मुसलमानों को एक तीर से दो निशाना है। मुसलमानों को एक तरह से बदनाम करना था और खुद के लिए सिक्योरिटी हासिल करनी थी और भौकाल बनाना था। यह है रामराज। आप सभी जानते हैं कि माहौल क्या बनाया जा रहा है और आतंकवादी, बलात्कारी, गुंडे, मवाली कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप समझ सकते हैं। चलिए इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। पूरी पोस्ट आपके सामने है। उत्तराखंड का मामला है। भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देखिए, कम कहना, साफ कहना, सुखी रहना। आपको खुद दिमाग लगाना है कि आखिर ये जो अपराधी हैं ये किस तरफ के हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे हिंदू भाई जो सीधे साधे हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स ने हमारी देश की दुर्गति कर दी है। नफरत, सिर्फ नफरत और सिर्फ नफरत। इतनी ज़्यादा नफरत घोट दी गई है आपके दिलों में कि आपको सही और गलत नहीं दिख रहा है। गुजारिश है हिंदू भाइयों से कि मेहरबानी करके नफरत का चश्मा उतारिए। देखिए आप किस तरफ खड़े हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा है भाई साहब। बेरोजगार इतना कर दिया है लोगों को, युवाओं को। अब वो जो खड़े होकर कहते हैं ना
कह रहा है चाहे तो 2000 रुपया पेट्रोल हो जाए, आएगा तो मर्जी ही। अब हम कहते हैं भाई ये काम कौन सा करते होंगे, वो बेरोजगार पता है कौन सा काम करते हैं। अब सुनिए खबर, एक मामला सामने आया है। बिहार के नवादा में एक बेहतरीन ऑफर चल रहा था। तमाम बेरोजगार आड़ भक्त जरा ध्यान से सुने। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट सर्विस सही सुना आपने। यानी एक ग्रुप था, वो ये ऑफर चला रहा था कि आप लौंडे कोई भी आइए, महिला को आप प्रेग्नेंट कीजिए। यानी आप अगर प्रेग्नेंट कर देंगे महिला को तो 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, और अगर नहीं किए, आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए किसी वजह से, तो तब भी आपको जो है 3 से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ऐसा सुन के आपके भी तन बदन में आग लग गई होगी कि ससुरा ये तो ड्रीम जॉब है। रजाई में घुस गए होंगे आप, बहुत सारे लौंडे घुस गए होंगे रजाई में, आ यार यही तो चाहिए था जिंदगी में। सवर रुको, ये पूरा एक खेल था। इस ऑफर को सुन सुन के जो यही जो चिल्लाते ना आएगा तो हाँ, ऐसे ही लोग इस जाल में फंसे। इस जाल को इस तरह से फैलाया कि ये लोग कॉल करते थे युवाओं को, और उनको फ़ोन पर ही जो इतना गर्म कर देते थे। अब युवाओं को चाहिए क्या, आजकल के लौंडों को रील देख रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, चूता देख रहे हैं, प्राइवेट चीज़ें लड़कियां दिखा रही हैं वायरल होने के लिए। अब ये पॉर्न तो बैन हो गया है इंडिया में, तो ये यही इंस्टाग्राम को, रील को ही जो है वो पॉर्न समझ के हाँ मज़ा ले रहे हैं। अब क्या करें, लौंडिया है नहीं ज़िंदगी में, बेरोज़गार आदमी के पास क्या ही होगा, समझ रहे हो ना। शादी हो रही है, रोज़गार नहीं है, तो ब्याह कहाँ से होगा। अब आदमी अंदर का शैतान कहाँ निकालेगा। तो भाई साहब, ऐसे इंसान के पास ऐसी कॉल आ जाए कि भाई आपके व्हाट्सएप पर हम जो है चंद महिलाओं की वीडियो भेज रहे हैं, ये जो है माँ नहीं बन सकती हैं, या इनका जो हस्बैंड है वो ठीक नहीं है, और आप जो है अगर इनको प्रेग्नेंट कर दोगे तो 15 लाख मिलेंगे, और अगर नहीं कर पाए, मान लीजिए लड़की में ही कोई कमी है, तब भी आपको 3 से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब अगला लौंडा क्या सोच रहा है, अगर लड़के हैं तो इस बात को आप समझ रहे होंगे, लौंडे इस बात को समझ रहे होंगे, कुछ नहीं मिला। कई तो ऐसे होते होंगे भाई फ्री में कर देंगे हम काम, जिंदगी में सेक्स तो मिलेगा। देखिए साफ कहना, इतना ऑकवर्ड मत होइएगा, क्योंकि खबर है, जेन्युइन बात है, ये चल रहा है। और अगर आपकी बहन बेटियां इस बात को नहीं जानेंगी तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं रहा भाई हम बहन बेटियों को साथ दे रहे हो, पापा के साथ देख रहे हो, ऑकवर्ड। ये चल रहा है, पापा को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये चल रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। इतनी भी शर्म नहीं रखनी चाहिए घर वालों के बीच में कि बीच में दीवार पैदा हो जाए और बाप बेटी के बीच जो है इतना गैप हो जाए कि दोनों एक दूसरे को समझा भी ना सकें। खैर, ये बोलना ज़रूरी था ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो सकें। अब मेरे दोस्तों, इधर से जब ये बात जाती है तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है जी हम रेडी हैं। तो पहले वो 5000 रुपये सिक्योरिटी के लेते थे, फिर जब इनको फ़ोटो दिखाते थे कोई बात आगे बढ़ाने के लिए, और गर्म करते थे इनको। फिर कहते थे कि महिला की सिक्योरिटी के लिए 20,000 रुपये और आपकी सिक्योरिटी लगेगी, जब आप काम कर देंगे तो ये पैसा आपके उस 15 लाख में जुड़ के मिल जाएगा। अब भाई साहब, ऐसे हज़ारों लाखों लोग फंसे। अब ये ऑफर इतना फैल गया, लोग इतने सारे इस जाल में फंस गए कि फिर जो है ये मामला FIR तक पहुंच गया। पुलिस ने छापेमारी करी। बिहार के नवादा में जब पुलिस ने छापेमारी करी स्पेशल सेल ने, तो आपको बता दूं कि कई लोग इसके अंदर गिरफ्तार किए गए। और नाम ध्यान से सुनिएगा उन बेरोजगारों के। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरुम्भा गांव में छापेमारी करके शत्रुघ्न कुमार, राजेश कुमार, प्रभात कुमार वर्मा, कवि प्रसाद, गोपाल दास, अनिल कुमार, अजय कुमार और लक्ष्मण सहित 8 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब नाम से ये पूरा ग्रुप चला रहे थे और लोगों को ठग रहे थे। तो आपने वो नाम सुने जिस नाम को छुपाया जाता है, ये वही लोग हैं जो इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे। और यही लोगों में से ऐसे लोग निकल के आते हैं कि आएगा तो फलाना ही। भैया जी आप तो। अब भैया बात करें अपने मुसलमानों की। आइए, मेरे मुंह से बहुत बुरी लगती है इन लोगों को। बेचारे कमेंट करते हैं
कि अरे भाई आप मुसलमानों को ऐसे मत, अबे भाई मुसलमान पिट रहा है, घिस रहा है, जलील हो रहा है, रुस्वा हो रहा है, और मैं अपनों को नहीं समझाऊंगा तो फिर किसको समझाऊंगा। अब अकाली दल हो या फिर प्रशांत किशोर हो, बड़े बड़े नेता मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला जलील कर रहे हैं। अकाली दल के लीडर ने खुद कहा कि भाईचारा मुसलमानों का जो मुसलमान है वो 18% है, लेकिन जम्मू से लेकर हैदराबाद तक इनका कोई एक लीडर तक नहीं है। आप ओवैसी को लीडर मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो बात अलग है। मैं किसी का नाम यहाँ उछाल नहीं रहा, ना गिरा रहा हूँ, लेकिन ये मुसलमानों की कमी आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान किस तरह से जलील किया जा रहा है। सुनिए पहले अकाली दल को। एक मिसाल देना चाहूँ, मुस्लिम भाईचारा पूरे देश में तकरीबन 18% है। 18% एक बहुत बड़ी आबादी होंगी है, पर जे तुसी मैं पार्लीमेंट देख रहा सी, जम्मू तो लैके हैदराबाद तक एक भी उन्होंने का नुमाइंदा नहीं है। कारण एकता नहीं है, एक झंडे थले इकट्ठे नहीं है, एक उन्होंने पार्टी नहीं है, वंडे होने कारण कोई उन्होंने ताकत नहीं है। कई ऐसे हल्के है अपने इथों पूरे देश में जिथे उन्होंने बहुत बड़ी मेजोरिटी है, पर एकता ना होने करके उन्होंने नुमाइंदे जिते, तो हो की रहा है। सुन लिया दोस्तों, अब प्रशांत किशोर जी की भी सुन लीजिए। 18% की कौम है, कोई तो वजह होगी कि आपका कोई देश में नेता नहीं है। 18% की कौम दुनिया में, भारत में मुसलमानों की संख्या के हिसाब से आप दुनिया में दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है। और इतनी बड़ी आबादी, आपका कोई नेता ही नहीं है, कोई समाज से खड़ा ही नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं तो आपकी राजनीतिक सोच में कमी है मेरे भाई। और वो कमी ये है कि आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते। आप सोच रहे हैं कोई राहुल गांधी मिल जाए, कोई तेजस्वी मिल जाए, कोई प्रशांत किशोर मिल जाए, जिसके पीछे कोई ममता बनर्जी खड़ा हो जाए, जिसके पीछे हमारा बैतरणी पार हो जाए। वो नहीं हो सकता है। जब तक आप जद्दोजहद के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। हम आपके हितैषी रहनुमा नहीं है। हम भी, अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। जिस कौम को, जिन लोगों को अपनी चिंता नहीं, उसकी चिंता दूसरा। दोस्तों, दोनों की बात बिल्कुल जायज है। अब मैं इसकी जड़ बताता हूं। जड़ ये है कि भाई मुसलमानों का लीडर इसलिए नहीं है क्योंकि हम मुसलमान खुद बटे हुए हैं। हम बटे इसलिए हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर ही शिया सुन्नी चल रहा है। शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी। अगर हम यूनिटी में आते हैं तो यूनिटी बनने से पहले सोच लेते हैं, अबे यार ये जो लीडर है ये तो सुन्नी है, ये लीडर तो शिया है, अबे ये तो शियों की सुनता है, अबे ये तो देवबंदी को सुनता है, अबे ये तो मलिक है। हम और गंद में आ जाते हैं, ये मलिक है, ये तेली है, ये सैफी है, ये पठान है, ये अंसारी है अंसारी। हम अपने गंद में डूबे हुए हैं, जिस वजह से आज विदेश तो छोड़ दिए, अपने देश में ही अपने मुंह पे जूता खा रहे हैं। जिस दिन ये भारत के मुसलमानों को समझ में आ गई ना, अपने आप हमारा नेता निखर के सामने आ जाएगा। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि मुझे अपना नेता बनाइए, क्योंकि भाई साहब जिस दिन मैं नेता बन गया तो सच्ची खबरें आपको देगा कौन है? बात तो सही है। ये तो हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, और हमारी हालत बुरी क्यों हो रही है समझ लीजिए। हमारे कौम के, ये कह रहे हैं भगवा लेफ्ट ट्रैप चल रहा है। अबे भगवा लेफ्ट ट्रैप में फंस भी तो हम जानबूझ के रहे हैं। हमारी बहन बेटियां जानबूझ के फंस रही हैं। क्या उनको पता नहीं है कि वो जिससे प्यार कर रही हैं, ब्याह करने जा रही हैं, जिसके साथ ओयो में जा रही हैं, गोवा ट्रिप पे जा रही हैं, क्लब में जा रही हैं, कैफे में जा रही हैं, वो हिंदू है? पता नहीं है उनको। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो आज बुर्का पहन के इंस्टाग्राम पर नाचती फिर रही हैं, आप समझ रहे हो, और सोच लेती कि हिजाब पहन लिया आप तो हम कुछ भी करें, हिजाब पहन के नाच भी लेंगे तो आप कोई सवाल नहीं उठा सकता, सवाल कर ही नहीं सकता कि भाई आप मुसलमान हो गया। भाई हम तो हिजाब पहने हुए हैं, हमने पर्दा किया हुआ है। ये एक मॉडर्निटी के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं इस सोच के जरिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि मुर्तद हो जाती हैं लड़कियां। गंद चल रहा है भाई साहब, बहुत लेवल का गंद। पढ़ी लिखी लड़कियां सोचती हैं हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो हम हिंदू मुसलमान नहीं मानते। और होता उनके साथ क्या है देखिए, ये हम सब जानबूझ के करते हैं। बच्चा कोई नहीं होता है,
मैं आपको बता दूं कि इस तस्वीर को देखिए, लिव इन पार्टनर की हत्या, थाना नांगलोई। अब ये पिछले हफ्ते की बात है, दिल्ली में पंकज कुमार माथुर ने, जो 40 साल का है, उसने अपने लिव इन पार्टनर तमन्ना परवीन, जो 32 साल की थी, उनको बुरी तरह से मारा, ठीक है, और मार मार कर कत्ल कर दिया। और आपको बता दूं 26 अगस्त 2023 को कत्ल हुआ और तब से लेकर अब तक ये पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रहा था। एबीपी पर ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है, उसी का सोर्स आपके सामने है, उसी का स्क्रीनशॉट है। आपको बता दूं कि इस दौरान इसने, पंकज ने, इस्तेमाल भी नहीं किया अपना फ़ोन, ताकि पुलिस कुछ हरकत न कर सके, जो रिकॉर्ड न कर सके। कमाल की बात यह है कि जो तमन्ना परवीन थी, वो भी अपने पति को छोड़ के 2 बच्चों के साथ पंकज कुमार के साथ लिव इन में रह रही थी। और पंकज कुमार पहले से शादीशुदा था, उसके ही बच्चे थे। अब जो ये परवीन थी, जो मुसलमान लड़की थी, वो उससे कह रही थी कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो और मेरे साथ परमानेंट रहो। तो देखिए, ये भी गलत और वो भी गलत, और हुआ क्या? गलत। इसमें कौन गलत? दोनों ही तो गलत, दोनों ही समझदार थे। अब लोग कहते हैं भाई ये मुसलमान लड़कियां बेचारी, बेचारी कोई नहीं होता, लड़कियां तो बेचारी है ही नहीं भाई साहब, सब कुछ जान के हो रहा है, सोच समझ के हो रहा है। मुसलमान लड़के पसंद ही नहीं आ रहे उनको भाई साहब पसंद आ रहा है हिंदू। बात बहुत गंदी आ रही है मुंह में, लेकिन पारिवारिक माहौल है तो मैं बोल नहीं सकता, समझने वाले समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हजारों मामले हैं, और ये हो क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे कौम की लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, और हमारे माँ बाप को फर्क ही नहीं पड़ रहा। लड़कियों के माँ बाप को, अरे वो तो कॉलेज जाती है तो वहाँ कैसे बच सकते हैं, अरे वो तो नौकरी करती है तो वहाँ तो देखिए दूसरे मज़हब के लोग होंगे। अरे भाई, मेट्रो में तुम्हारे पूरे रास्ते में तुम्हारी बिटिया के साथ फिर वो क्यों आ रहा है? लड़की अकेले क्यों नहीं आ सकती? लड़की अकेले क्यों नहीं, अपनी दूसरी सहेलियों के साथ आए। भाई साहब, माँ बाप को सब पता होता है, मैं नहीं बोलना चाहता, सब पता होता है, लेकिन जब घर पे पैसा आने लगता है तो फिर अम्मा अब्बा आंखें बंद कर लेते हैं कि बिटिया कुछ भी करे। तो रिजल्ट क्या होता है? ये होता है। अब आप कहेंगे भाई जो नौकरी नहीं करती गांव देहातों में, ऐसे ही जो लड़की घर के अंदर रहती है वो भी मुर्तद हो रही है, तो भाई वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है। कौम की लड़कियों जागो, अगर तुम्हें अपनी ही मनपसंद, प्यार ऐसे नहीं हो जाता है जो फिल्मों में दिखाते हैं, वो फर्जी होता है कि एक झलक देखा हमको प्यार हो गया, चल, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, बात करते नहीं, बातचीत आगे बढ़ते नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक नज़र में भी प्यार होता है, जूता उठा के मारेंगे होश में आ जाओगी। माँ बाप सख्ती नहीं करते, बिटिया पापा की परी इतना नखरे दिखाती है, बिटिया बाप की लाडली होती है, और वही लाडली फिर बाप के ऐसा लट करके जाती है कि बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, अपने घर की लड़कियों को प्यार से समझाइए, ख़ानदान की लड़कियों को समझाइए कि बिटिया देख, तेरा बाप हूँ मैं या तेरा भाई हूँ मैं, तुझे पता है हमारी पसंद क्या है और कैसी है। अभी नौकरी पर ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। हम नहीं कर रहे बिटिया तेरा रिश्ता ज़बरदस्ती कहीं, तुझे हमारी पसंद पता है। वैसा अगर लड़का तेरी ज़िंदगी में हो, और अगर तुझे अपनी पसंद से करनी है तो ऐसी ही पसंद पकड़ियो जैसी पसंद हमारी है। हमें क्या दिक्कत होगी, हम करेंगे, खुद करेंगे, खुशी खुशी करेंगे तेरा निकाह उससे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने घर की लड़कियों को समझाइए तो वो सही रहेगी, वरना बहुत बुरा हाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, बहुत बुरा हाल है। मैंने भी बहुत कुछ अपनी आंखों से गंदा देख लिया है। न्यू ईयर में क्या गंद मचाई गई है, सोशल मीडिया पर खूब देखा है मैंने, इंस्टाग्राम पर। हिंदू लड़कों के साथ लड़कियां जा रही हैं, पूरी रात नाइट आउट हो रहा है, सुबह होटलों में जा रही हैं, फिर होटलों में कोई वो चिड़िया उड़ी गाय उड़ी नहीं खेलते, है ना। तो बहरहाल बहुत पारिवारिक वाला मामला है, तो आपको बता दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और ख़ासकर उन महिलाओं तक, उन लड़कियों तक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करके वहाँ तक उनको पहुँचाइए, ताकि हमारे कौम की कुछ लड़कियों को, मतलब मान लीजिए अगर 20 लड़कियां अगर मेरी वीडियो को देख के उनमें से एक लड़की थोड़ा सा संभल जाती है, तो समझ लीजिए कि हमारी और आपकी मेहनत कामयाब। जय हिंद।